तो दोस्तों नमस्कार, अभिमन्यु बोल रहा हूँ। आज हम लोग 69th बीपीएससी का अनइवैल्यूएटेड कॉपीज़ को देखने वाले हैं। देखो, अभी तक कमीशन ने इवैल्यूएटेड कॉपीज़ को नहीं रिलीज़ किया है और इसीलिए हम लोग को अनइवैल्यूएटेड कॉपीज़ से ही काम चलाना पड़ेगा। ये मेरा खुद का कॉपी है। जीएस 1 में मुझे दोस्तों 188 मार्क्स मिला, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है जीएस 1 में। ये रहा मेरा ऊपर में ये स्कोर कार्ड है दोस्त। ये अभिमन्यु कुमार, जीएस 1 में मेरा 188 है, जीएस 2 में 149 और एसए में 160 है। इंटरव्यू में मेरा 70 मार्क्स है, टोटल 567 होता है। ठीक है, ये जो हम लोग कॉपी देखने वाले हैं इसका पर्पस क्या है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। इसका पर्पस तो पहला ये है कि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया लगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम में मैंने लिखा जिसकी वजह से मुझे इतने मार्क्स मिले। तो एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है जिससे कि मार्क्स मिलता है। नाउ दूसरा चीज़ आपको ये भी थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा कि कहीं कहीं पे जब आपको पता नहीं भी होगा, बहुत ही वेग आइडिया भी होगा, तब भी आपको बोल वचन करना है और वो कैसे करना है। तीसरा चीज़ आप ये समझ पाओगे कि जो 38 मार्कर के क्वेश्चंस हैं, 38 मार्क्स वाले, उसमें बहुत बार आपको पता नहीं चलता है कि कैसे 5 पेज लिखे, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें 2 ही पार्ट है क्वेश्चन का और आपको 5 पेज लिखने के लिए कम से कम 5-6 पार्ट चाहिए। तो कैसे जो है 2 पार्ट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लमरा के 5-6 पार्ट करना, ये भी हम लोग देखेंगे। और ये सब देखने के पहले लेकिन दोस्तों एक डिस्क्लेमर मैं आप लोग को देना चाहूँगा। डिस्क्लेमर ये है कि ये जो कॉपी है ये कोई परफेक्ट कॉपी नहीं है। मेरा जो कॉपी है कोई परफेक्ट कॉपी नहीं है, आइडियल कॉपी नहीं है। ठीक है, इससे बेटर भी लिखी जा सकती है आंसर्स एग्ज़ाम टाइम में। मैंने खुद ही ये 69th का जो एग्ज़ाम हुआ उसके 10 दिन पहले तक मैं पढ़ा रहा था कहीं पे मेंस के लिए। एंड पढ़ाना एक और बात होती है और खुद के लिए पढ़ना दूसरी बात होती है। और मैं टेस्ट वगैरह भी नहीं लिखा था, तो जो भी मेरे से बन पाया उतना मैनेज करके मैंने इस तरीके से आंसर्स को लिखा है जो हम लोग अभी देखने वाले हैं। एंड अगर इससे एक आध चीज़ अगर आप सीख पाए तो एक फ्रूटफुल सेशन ये होगा। तो हम लोग स्टार्ट करने के पहले लेकिन आपको ना 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा जो कि एकदम गांठ बांध लो आप। अगर आपको मेंस में नंबर अच्छे लाने हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। पहला चीज़ तो ये है कि आपके पास में कॉन्क्रीट कंटेंट होना चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। जैसे मान लो कि देखो, मेंस की जहाँ तक बात है दोस्तों, मेंस में जो सिलेबस है बहुत ही फिक्स्ड है। या तो आप यूपीएससी की बात कर लो या बीपीएससी की बात कर लो, मेंस का सिलेबस बहुत ही फिक्स्ड है और ये लोग ज़्यादा डेविएट नहीं करता है सिलेबस से। प्रीलिम्स कैन बी अ लॉट रैंडम। प्रीलिम्स जो है वो रैंडम होता है, कभी कुछ पूछ लेगा कभी कुछ पूछ लेगा, क्योंकि उनके पास में बीपीएससी की बात करें तो 150 क्वेश्चन पूछने के लिए है। लेकिन मेंस की अगर बात करें दोस्तों तो मेंस में आपके टोटल 18-20 क्वेश्चन होते हैं एक पेपर में, और 2 पेपर का मिला के जीएस 1 और जीएस 2 का मिला के 36 से 40 क्वेश्चन के आसपास में उनको पूछना है। तो 36 से 40 क्वेश्चन में ज़्यादा उनके पास में क्वेश्चन पूछने का स्कोप नहीं है। वही अगर प्रीलिम्स की बात करें तो 150 क्वेश्चन उनको पूछना है, तो इसीलिए वहाँ पे रैंडम भी पूछ सकते हैं। बट हियर दे डोंट हैव दैट मच स्कोप टू आस्क आर्बिट्ररी रैंडम क्वेश्चंस। एक आध क्वेश्चन रहता है वैसा, बट सारे क्वेश्चंस वैसे नहीं रहेंगे। 95% क्वेश्चंस इनफैक्ट आपको बिल्कुल ही प्रेडिक्टेबल लाइन्स पे आते हैं। एंड इसीलिए उन प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स पे, उन प्रेडिक्टेबल थीम्स पे आपको कंटेंट बहुत ही कॉन्क्रीट प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, सो दैट कि अगर वो क्वेश्चन उस पर आता है तो आपको आंसर में कुछ कीवर्ड्स उस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाए, है ना, कुछ डेटा रिफ्लेक्ट हो जाए, कुछ कोट रिफ्लेक्ट हो जाए। ये सब अगर आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होता है तो वो फिर आपको मार्क्स फेच करता है। तो कॉन्क्रीट कंटेंट ऑन प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके बिना आपका जो है मार्क्स शूट नहीं कर सकता है। दूसरा चीज़, कंटेंट अलग चीज़ है, कंटेंट इंपॉर्टेंट है, बट कंटेंट का क्या करोगे आप अगर उस आंसर पेपर पे अगर आपका कंटेंट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है तो इट इज़ ऑफ नो यूज इफ़ यू आर नॉट एबल टू यूज द कंटेंट यू हैव प्रिपेयर्ड इन द आंसर कॉपी। क्योंकि एग्जामिनर तो बस आपका आंसर कॉपी ही देख रहा है, इसीलिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी कि जो आपके पास कंटेंट है उसको आप कैसे एग्जाम में चाहे पेपर पे कैसे आप उसको लेके आते हो। इसीलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली देखो, कुछ क्वेश्चंस हमेशा बाउंसर होते हैं। कुछ क्वेश्चन जरूर ऐसे होंगे कि आपको थोड़ा मोड़ा पता होगा लेकिन लिखना है 5 पेज लमरा के।
कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे बस नाम सुना है और हम आपको दिखाएंगे, इस पूरे देखना वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे हम लंबराए हैं, गलत सलत भी कहीं कहीं पे हो गया है, कोई बात नहीं, होता है। लेकिन द विल, एक ये विल पावर है। देखो बैटमैन में वो रास अल घुल बोलता है कि ट्रेनिंग इज नथिंग, विल इज एवरीथिंग, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन लाइफ के लिए, और लाइफ के लिए भी है, एग्जाम के लिए भी है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि यू मस्ट हैव द विल पावर टू फिल द पेजेज। ठीक है, आपको नहीं भी आता है फिर भी लिखना है। तो अब हम लोग बिना किसी डिले के स्टार्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने लिखा। अब देखो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, इस सब पे शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है, 1892 इंडियन काउंसिल्स एक्ट। अब ये सब जो क्वेश्चंस है इसके लिए मैंने कॉन्क्रीटली तैयार नहीं किया था, लेकिन जो प्रिपरेशन मेरा पहले का हुआ है उसके से थोड़ा सा मुझे जनरल आइडिया तो था ही कि कब आया क्या हुआ। ठीक है, तो अब आपके पास में इंट्रोडक्शन लिखना है। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ये जो है इनैक्टेड बाय द ब्रिटिश, क्यों इनैक्ट किया, क्योंकि 1885 में हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है और उसके बाद में वो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, काउंसिल रिफॉर्म्स की बात करते थे और इसके कॉन्सिक्वेंस में ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट आता है। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ द डिमांड फॉर काउंसिल रिफॉर्म्स बाय द मॉडरेट नेशनलिस्ट लीडर्स। नाउ सी, मैं डायरेक्टली लिख सकता था कि बाय इंडियन लीडर्स, लेकिन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मॉडरेट नेशनलिस्ट लीडर्स, तो ये एक कीवर्ड में इंसर्ट कर दिया। मतलब कि देखो एक आंसर होता है राइटिंग का तरीका कि आप वेग जनरल टर्म्स यूज करो, ठीक है, उसमें आपको उतना नंबर नहीं आएगा। एक आपको होता है कि आप बहुत ही लोडेड वर्ड्स यूज करो, उसमें आपको नंबर ज़्यादा देगा। मॉडरेट नेशनलिस्ट लीडर्स, इसका मतलब ये भी मैं बता रहा हूँ कि 1892 के आसपास में जब ये टाइम पीरियड है, उस समय में द इंडियन लीडरशिप वाज मॉडरेट इन कैरेक्टर, क्योंकि 1905 जो स्वदेशी मूवमेंट होता है उसके बाद में एक्सट्रीमिस्ट आते हैं। तो आप एक्चुअली उसको बता रहे हो कि हमें पता है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट वाला भी कुछ चीज़ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब चूंकि ये जो है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 बहुत ही मतलब कितना 4 वर्ड है इसमें, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, कुछ नहीं पूछा है कि भाई क्या इसके बारे में आप क्या जानना चाहते हो, तो हमें अब सब हेडिंग खुद से बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये तो कुछ ऐसा पार्ट इसमें है ही नहीं, बस दे दिया एक तो छोटा सा टॉपिक, उसे बोल रहा है शॉर्ट नोट लिखो। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब सब हेडिंग्स टाइप का बनाएंगे। अब कोई भी एक्ट पूछ रहा है, कोई भी चीज़ इस तरीके का पूछ रहा है, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पूछ लिया या फिर कोई रिवोल्ट पूछ लिया, तो रिवोल्ट अगर पूछ रहा है दोस्तों, तो रिवोल्ट में अगर आपको तोड़ना है, सब हेडिंग बनाना है या कोई मूवमेंट में, तो आप तो उसमें बना सकते हो, सब हेडिंग बोल सकते हो कि उसका कॉज क्या हुआ, क्यों वो रिवोल्ट या मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसके कॉजेज क्या थे, वो एक बन सकता है। इसका रिजल्ट क्या हुआ इस मूवमेंट का, वो एक बन सकता है। जो आपको बिल्कुल मतलब सोचोगे कि जैसे मान लो संथाल रेबेलियन, वो एक क्वेश्चन नीचे में है, तो उसमें आप क्या बोलोगे कि कॉजेज क्या है थे भाई संथाल रेबेलियन के, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, राइट, ये सब आप करोगे। अगर मान लो कि कोई एक्ट आपसे पूछ रहा है, तो एक्ट के आप क्या लिखोगे, प्रोविजंस लिखोगे कि भाई उसके क्या प्रोविजंस है, राइट, है ना, और उसके बाद में उसके मतलब बाकी लोगों का रिएक्शंस कैसा रहा, ये आप लिख सकते हो कि सेटिस्फाइड हुए कि नहीं जो हमारी लीडरशिप थी। तो इस तरीके से आपको तोड़ना पड़ेगा अपने हिसाब से, जहाँ पे क्वेश्चन आपको तोड़ने के लिए कुछ जो है एक्स्ट्रा आपके पास में चीज़ें नहीं दी हुई है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोविजंस कि इस एक्ट का प्रोविज़न क्या है, इनलार्जमेंट की बात की गई लेजिस्लेचर की, उसके बाद में इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, स्पीचेज दे सकते थे नाउ लेजिस्लेचर में, और ज़्यादा इंडियंस को लेजिस्लेचर में लाया गया। तो ये 3-4 जो जनरल अपने चीज़ हैं वो लिख दिया मैं। उसके बाद में इसका एनालिसिस मैं किया कि अनसेटिस्फैक्ट्री था, फियरी स्पीचेज इसके बाद में लेकिन देना शुरू हो गया, क्योंकि स्पीचेज को देना आपने अलाउ कर दिया था, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता जैसे लोग स्पीचेस देना शुरू कर दी। अब यहाँ पे आप पकड़ो, हम डायरेक्टली बस लिख सकते थे फियरी स्पीचेज वर गिवन आफ्टर दिस, बट मैंने ये गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जब ऐड किया तो इसमें सब्सटेंस ऐड और हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में ये नेम सेक रिफॉर्म था, बस खाना पूर्ति वाला जो है रिफॉर्म किया गया, क्योंकि कोई भी जो है इंडियन इसमें इंडक्ट नहीं किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आपका मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के बाद ही इंडक्ट किया जाता है। तो फिर अगेन मैं एक इसको डेटा दे दिया। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लोडेड बनाते हो, और ये लोडेड आप सबको पता है, जो भी लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं सबको पता है ये सारी चीज़ें, बट इट जस्ट रिक्वायर्स द विल पावर, बिकॉज ये एफर्ट लगता है ये सबको लिखने में, बट यू नीड टू हैव दैट विल पावर टू राइट दिस। आपको भी पता होगा कि मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के बाद ही जो है हमारे
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बनते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहले मेंबर, ठीक है, लेकिन वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपको अब देखो यहाँ पे द अनसेटिस्फैक्ट्री नेचर ऑफ 1892 काउंसिल रिफॉर्म्स पेव्ड द वे फॉर लेटर एजाइटेशंस बाय द एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट के टाइम में जो ये हुआ, और इसीलिए जो है अरविंदो घोष टाइप के लोग लिखे न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई। और एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप बाद में इमर्ज करती है, बिकॉज मॉडरेट्स के टाइम में जो चीज़ें होती है दैट वाज नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री, और इसीलिए ये लीडरशिप उभरती है एक्सट्रीमिस्ट की, लाल बाल पाल की। तो मैं क्या किया कि अब वे फॉरवर्ड भी कर दिया कि भाई ये सब चीज़ों की वजह से एक एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप उभरती है और लाल बाल पाल, ये सब क्या है, लोडेड आपका कंक्लूजन हो गया, आप कीवर्ड्स दे रहे हो। तो दैट इज़ हाउ यू हैव टू राइट। आई डोंट नो कितना मार्क्स मिला इसमें, बट ठीक है। संथाल अपराइजिंग, अभी अपराइजिंग है तो इसका कैसे तोड़ोगे कि भाई रीजंस क्या हुए, इस अपराइजिंग का कॉन्सिक्वेंसेज या इम्पैक्ट क्या हुआ, इस तरीके से आपको तोड़ना है। अब संथाल अपराइजिंग और हुल, अब मैंने एग्जामिनर को ये बताया कि मुझे पता है कि इसको हुल भी कहते हैं, संथाल हुल भी कहते हैं, जैसे मुंडा को मुंडा उलगुलन भी कहते हैं। तो ये मैंने एग्जामिनर को बता दिया, तो एग्जामिनर समझ रहा है कि अच्छा ये पढ़ा लिखा है थोड़ा, ठीक है। ये ग्राउंड ब्रेकिंग ट्राइबल रिबेलियन, कुछ कुछ रीजन को आपको हाईलाइट करना है संथाल रीजन में। अब संथाल रीजन कौन है, आपको भी पता होगा, सबको पता होगा, लेकिन आपको डायग्राम जब आप बनाते हो तो फिर वो अलग इम्पैक्ट क्रिएट करता है। आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्या छोटा सा तो आपको डायग्राम है, एगो नॉर्थ ईस्ट का पकड़ के ऐसे बनाए और यहाँ पे बता दिए कि ये संथाल रीजन है, क्या है इसमें, दामिनी को ही इसको बोलते हैं, आपको भी पता होगा। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा आपको आधा नंबर, एक नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, एंड ये सारी चीज़ें ऐड होके आपको बहुत आगे लेके जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डीकूज के अगेंस्ट जो आउटसाइडर्स होते थे उनको यहाँ पे संथाली रीजन में डीकूज कहा जाता था, तो उनके अगेंस्ट में ये रेबेलियन था। कौन से लोग, सिद्धू एंड कान्हू इसको जो है लीड कर रहे थे, 1855 में ये होता है। तो ये सब जो है ना आपको कीवर्ड्स डालना पड़ेगा। एक कोई जो है ना जनरल इंट्रोडक्शन लिख सकता है कि संथाल अपराइजिंग वाज अ ट्राइबल रेबेलियन अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। इसमें आप कुछ नहीं बताए कि भैया रीजन कौन सा है, लीडर कौन सा है, ईयर कौन सा है, ये सब आपको बताओगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। रीजन क्या है इसका, देखिए संथाल रिड्यूस्ड टू फोर्स लेबरर्स एक्सप्लॉयटेशन है, सरकार साहूकार जमींदार का तो ये सब कीवर्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा। और ये सब पहले ही से मैं प्रिपेयर करके रखा था कि ये सब कोट्स जो है ये कर लूँगा। मैं राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया था, लेकिन मेरे पास ये सब नोट्स मैंने खुद से बनाए थे, क्योंकि आप लोग के लिए अगर मैं नोट्स बनाता हूँ तो खुद के लिए भी बना ही लेता हूँ, इतना कोई ये नहीं है। और ये सब फिर क्या होता है ना मेंस में, चूँकि आपके पास में ज़्यादा जो है ना वैरायटी नहीं है, ज़्यादा जो है ना आपके पास में अनसर्टेनिटी नहीं है, तो आप जो नोट्स बना रहे हो उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ये बस विल पावर होना चाहिए, उसको आपको यूज़ करना ही करना है, ठीक है। फॉरेस्ट राइट्स जो है उनके कर्ब कर दिए गए, परमानेंट जमींदारी सिस्टम जो है आ गया लॉर्ड कर्नवालिस के वजह से। ये देखो माझी सिस्टम रिप्लेस कर दिया गया जमींदारी सिस्टम से। ये सब कीवर्ड्स है कि संथाल रीजन में पहले माझी सिस्टम था और उसको जो है एक उनका ट्राइबल अपना सिस्टम था जिसको कि रिप्लेस करके जमींदारी सिस्टम ला दिया गया। और ये जमींदार बाहर के होते थे और ये जमींदार क्या करते थे, एक्सप्लॉयट करते थे, उनको टॉर्चर करते थे, ठीक है। तो इस वजह से जो है वहाँ पे ट्राइबल आदिवासी लोग सिद्धू और कान्ही को लीडरशिप में, नेतृत्व में उठ खड़े होते, बोलते हैं कि अब और नहीं सहेंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है। नेचर क्या था इसका अपराइजिंग का, अब देखो अगेन मैं जो है यहाँ पे अब सब हेडिंग्स अलग अलग हो सकता है, कोई इसमें कॉन्सिक्वेंसेज लिख सकता है इस रेबेलियन का। हमने नेचर सोचा कि लिख दूँ। नेचर इसका क्या था कि एक्सट्रीमली वायलेंट, क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसा रेबेलियन था जिसमें कि मतलब कुछ अलग अलग चीज़ें जो है दिखी, बहुत ही यूनिक चीज़ें दिखी, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा ब्रेवरी इन लोगों ने दिखाया, ठीक है। बाउज एंड स्पीयर्स से इन लोगों ने जो है काम किया और बहुत ही ज़्यादा ब्रेवरी दिखाया। तो ये सब जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स थे। 15 से 20 हज़ार संथाल्स मारे गए, बहुत ही ब्लडी टाइप का रेबेलियन था, अंग्रेजों ने बहुत ही बेरहमी से इनको मारा है। तो इसीलिए जो है मैंने सोचा कि नेचर इसको जो है शो कर देते हैं। उसके बाद में मैं बस देखो ऐसा कुछ फिक्स्ड ये नहीं है कि कैसे आपको लिखना है। उसके बाद मैंने एक लाइन खींच दिया और बोला कि द हीरोइज्म शोन बाय संथाल्स, उसको चार्ल्स डिकेंस भी जो इंग्लिश ऑथर और नॉवलिस्ट हैं उन्होंने भी इन लोगों को प्रेज किया कि जो पॉइजनस एरोज ये लोग यूज़ करते थे हंटिंग के टाइम में, मतलब ये क्या करते थे कि जो भी भाला वगैरह होता है उसके एंड पे पॉइजन लगा देते थे कि हंटिंग के टाइम में अगर किसी को भाला लगता है, तीर लगता है, तो क्या होगा कि वो जानवर मर जाएगा, फिर उसके बाद में उसका ये हो जाएगा। लेकिन ये उस टाइप के पॉइजनस एरोज का यूज़ नहीं किए थे अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में, एंड इसीलिए ये जो ऑनर जो उन्होंने दिखाया कि भाई एक फेयर वॉर वाला जो चीज़ होता है ना, वो लोग चाहते तो ऐसा पॉइजनस एरोज यूज़ कर सकते थे,
लेकिन नहीं किया, तो इसको चार्ल्स डिकेंस ने बहुत प्रेज किया। और इसके बाद में अपराइजिंग की वजह से क्या होता है, टेनेंसी एक्ट आपका आता है, संथाल परगना, जो कि कुछ चीज़ों को रिमूव किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो ऐसे। तो आप हमको मैं बस यही बता रहा हूँ कि थोड़ा लोडेड आपको रखना पड़ेगा, कीवर्ड्स यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद में चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण सत्याग्रह में क्या लिखा है कि होल्ड्स द ऑनर ऑफ बीइंग द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी इन इंडिया। एक थोड़ा सा आपको, अब सबको पता है, आपको हम लोग पढ़ते हैं ना केक, है ना, कि पहले चंपारण फिर अहमदाबाद फिर खेड़ा आता है गांधी जी का इंडिया में, तो हम उसी को लिख दिए चंपारण सत्याग्रह। और भाई इट वाज अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेज ऑफ ब्रिटिश प्लांटर्स इन द रीजन। अब इसको कैसे खोलेंगे चंपारण सत्याग्रह, तो एक सत्याग्रह है तो उसका कोई रीजन होगा। तो रीजन क्या है सत्याग्रह का, 3 कठिया सिस्टम है, फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही थी सॉइल की, क्योंकि आप कैश क्रॉप जब ये सब आप ये इंडिगो जब कल्टीवेट करते हो तो वो क्या होता है, मिट्टी का फर्टिलिटी भी कम करता है। उसके बाद में जो है एडवांस, ये ब्रिटिश लोग क्या करते थे कि एडवांस दे देते थे कुछ पैसा इन कल्टीवेटर्स को, इन खेतीहर लोगों को, और उसके बाद में उनको फोर्स करते थे कि तुम करते रहो इसका खेती, और उनका भले ही पेट भरे ना पड़े, उनके लिए आटा गेहूँ चावल ये सब है नहीं, ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिगो जो है वो खेती करते रहे, नील की खेती करते रहे। ठीक है, इनकम बहुत ही उनका कम था, तो इस वजह से सत्याग्रह ये शुरू होता है। अच्छा, बीपीएससी जो है ना ये 8 नंबर में भी पूछी है, और इसी को 38 नंबर में भी चंपारण सत्याग्रह पे ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। तो यहाँ पे देखो कि 2 पेज में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, और जब 5 पेज में लिखना हो तो मैं आपको बताऊँगा वहाँ पर कैसे लमराया है हमने। ठीक है, उसके बाद में ये सब मैंने रीजंस बता दिया कि तो राजकुमार शुक्ला आते हैं, लोकलाइट हैं, वो गांधी जी को जो है इनवाइट करते हैं। ठीक है, और गांधी जी यहाँ पे फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस करते हैं। जो भी प्रीलिम्स के लिए हम लोग पढ़ते हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, है ना। रिजल्ट इसका क्या होता है कि 3 कठिया सिस्टम एबॉलिश होता है। उसके बाद में इंक्वायरी कमेटी बैठती है जो 25% बोलता है कि जितना भी एडवांस जो है लिया गया था प्लांटर से उसका रिपेमेंट कर दे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह। और इसके बाद में कि चंपारण सत्याग्रह इंस्पायर कर दिया कि अहमदाबाद और खेड़ा वाले सत्याग्रह हो गए, और गांधी जी को इससे महात्मा वाला टाइटल यहीं पे मिलता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। मौर्यन पीरियड, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, भाई ये एकदम पूरा मतलब रिपीटेड है टॉपिक। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर मौर्यन पीरियड में आप बना के रखो ना। ये देखो मैं ये बना के पहले से रखा था कि पिलर का अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं शेर बना के आऊँगा, लाइन पिलर जो है बना के आऊँगा। और ये देखा होगा एग्जामिनर, तो मुझे ज़रूर उम्मीद है कि वो थोड़ा सा आधा नंबर हमको एक्स्ट्रा दिया होगा, क्योंकि शेर मैंने इसको जो है ना मैं इतना प्रैक्टिस कर लिया था कि मैं 5 सेकेंड में ये शेर बना सकता था उस समय। अभी तो नहीं बनेगा, लेकिन उस समय 5 सेकेंड में मैं ये शेर बना सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मॉडर्न आर्ट पे आता है तो मैं बनाऊंगा, और बनाऊंगा तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे अब देखो फिर मैं क्या कि हाँ भाई, मौर्यन आर्ट फ्लरिश्ड ड्यूरिंग 3rd to 1st सेंचुरी BCE, बिफोर क्रिश्चियन एरा। एंड इसका जेनिथ जो है, जो एकदम टॉप इसका पॉइंट है, वो अशोका के टाइम में आता है। उसके बाद में मौर्यन आर्ट में कोर्ट आर्ट, पॉपुलर आर्ट, एक जो है जो दरबार मतलब राजाओं के द्वारा जो पैट्रोनेज दिया गया जिस आर्ट को, उसको हम लोग कोर्ट आर्ट बोलते हैं। और कुछ लोग जो मासेज जो लोग हैं वो अपने इनिशिएटिव पे किए, उसको हम लोग पॉपुलर आर्ट बोलते हैं, जिसको कि स्टेट से कोई पैट्रोनेज नहीं मिलती थी, लोग अपने इनिशिएटिव से करते, जैसे स्कल्पचर, पॉटरी, पेंटिंग, ये सब छोटा छोटा चीज़ है। लेकिन बड़ा बड़ा चीज़ जो पैलेस बनाना है, पिलर बनाना है, स्तूपा, केव, ये सब के लिए स्टेट का पैट्रोनेज चाहिए, है ना, क्योंकि बाकी किसी इंडिविजुअल आदमी के पास में उतना पैसा नहीं है कि वो भाई जाके इस तरीके से पैलेस बना देगा, राइट। और मौर्यन एम्पायर का बीच में यहाँ पे मैंने दिखा दिया। देखो ये बहुत ही इजी है, आपको भी पता है मौर्यन एम्पायर एकदम लगभग साउथ का थोड़ा सा पार्ट छोड़ के बाकी सब जगह था, तो बस बना देना है, क्यों फिर पीछे क्यों हटना है इसमें, है ना। तो यही थोड़ा सा विल पावर की जो मैं बात कर रहा हूँ, द विल पावर दैट इज रिक्वायर्ड टू गेट मार्क्स। मुझे नहीं पता कितना मार्क्स मिला होगा, लेकिन ये सब चीज़ें ऐड जरूर की होगी, राइट। उसके बाद में यहाँ पे अब सबका एग्जाम्पल दे दिया कि पैलेस में कुम्हरार पैलेस ये इस तरीके से दिखता था, ठीक है। पिलर में जो है ये बना दिए, ठीक। स्तूपाज में आपको बरियल माउंट्स जो है रेलिक्स ऑफ बुद्धा जहाँ पे आपको मिलते हैं, भरहूत स्तूपा का जैसे एग्जाम्पल दे दिया। अब उसको भी हम बनाना चाहते थे, वो भी हम रट के गए थे, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं था। मैंने सोचा कि भरहूत स्तूपा से ज़्यादा बढ़िया ये पिलर का शेर बनाना है, क्योंकि ये एग्जामिनर को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद में केव्स की बात हो गई, ठीक है, 12 नागार्जुनी केव्स, ये सब चीज़ें जो है।
अब लास्ट में चूंकि मॉडर्न आर्ट हमेशा से क्वेश्चन उस पर आया है, तो हम उस पर कोट भी याद किए हुए थे आरसी मजूमदार का कि मॉडर्न आर्ट एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दैट ट्रांसेंड्स टाइम स्टैंड्स एज अ टेस्टिमनी टू द ग्रेट कल्चरल हेरिटेज ऑफ एंशिएंट इंडिया। कोई पढ़ेगा तो अच्छा लगेगा, उसको, आपको भी अच्छा लगेगा ये पढ़ के, राइट। तो दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज इम्फेसाइज, जब मैं क्लासेज में भी बोलता हूँ कि आपके पास एक कोट होना चाहिए जिसको या तो आप इंट्रोडक्शन में लिख दो या तो आप कंक्लूजन में लिख दो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यही तो काम करना है और इसी से आंसर नंबर आएगा। उसके बाद में केव पेंटिंग्स आपको ईस्टर्न इंडिया में पूछ रहा है, मतलब कि क्या, ये जो इंडिया है तो इस वाले पार्ट में, तो ईस्टर्न इंडिया में जो है आपको थोड़ा सा, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन उसी तरीके से थोड़ा सा अपना जनरल दे दिया, फिर भीमबेटका केव्स के बारे में बता दिया। अब ये सब जगह से ना एक एक आपको डायग्राम रट जाना है। ये देखो बहुत ही ईजी डायग्राम है, ऐसे बनाया हम और एक यहाँ पर ऐसे किए, एक यहाँ पर बनाए, हो गया। ये भीमबेटका केव्स का एक पेंटिंग हो गया, क्योंकि भीमबेटका केव्स में स्टिक लाइक फिगर्स बनाया गया है। तो यहाँ पे जो पीपल को डिस्प्ले किया गया है, डिपिक्ट किया गया है, वो इस तरीके से स्टिक लाइक फिगर से डिपिक्ट किया गया है। ठीक है, और इसीलिए ये भीमबेटका पेंटिंग का मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, तो बस ये अच्छा अब लग गया ना, थोड़ा सा आपको भी देख के अच्छा लगेगा। 12 नगार्जुनी केव्स, हमने केव्स के बारे में जब बात हुई तो किया। अदर केव पेंटिंग्स जैसे धर्मचक्र प्रवर्तना, महाविनिष्कर्मणा, ये सब चीज़ें शो की गई है। धर्मचक्र प्रवर्तन जब बुद्धा पहली बार सरमन अपना देते हैं, है ना, सारनाथ में, चाहे महाविनिष्क्रमणा जब वो, ये सब तो आप जो जानते हैं ना कि जब वो पूरा एकदम छोड़ के चले जाते हैं घर और, तो ये सब जो है ना, मतलब मैं थोड़ा सा डिटेल डाल दिया। अच्छा, अब इसमें जो है मुझे ज़्यादा जो है ये नहीं था पता, ठीक है। अब जैसे इसमें हाथी गुम्फा वाला जो है ये वाला डालना था, केव्स इन ईस्टर्न इंडिया में जो है ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है उसको भी हम डालते हैं, है ना। उदयगिरी केव जो उड़ीसा वाला है, लेकिन वो उस समय में याद नहीं आया, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें जो है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है। आपको नहीं भी पता होगा तो भी आपको बोल बचन करना पड़ेगा। चंपारण इंडिगो मूवमेंट, अब देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन आपका कि इवैल्यूएट दी चंपारण इंडिगो मूवमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसमें दो पार्ट तो हमको दिख गया कि एक तो इवैल्यूएट करने के लिए बोल रहा है और दूसरा कि इसका इम्पैक्ट क्या है उसका। लेकिन 38 नंबर का क्वेश्चन है, 5-6 पेज इसमें लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे। तो पहले तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा 38 नंबर वाले में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, 1-2 लाइन के इंट्रोडक्शन से नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अब चूंकि फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी, देखो सेम जो है ना, हमने जो वहाँ पे 8 नंबर में लिखा था वो फिर यहीं पे रिपीट किया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जब वो लोग रिपीट कर रहे हैं तो हमारा आंसर भी तो रिपीट होगा। अब उसके बाद में लेकिन इसमें ऐड करना पड़ेगा, और क्योंकि 38 नंबर का क्वेश्चन है, तो इंट्रोडक्शन में इट वाज कैरीड आउट टू अपोज द ब्रिटिश प्लांटर्स एक्सप्लॉयटेशन इन द रीजन, द फोर्सफुल कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो बाय फार्मर्स एंड लो पे मूव्ड राजकुमार शुक्ला, ठीक है, टू इनवाइट गांधी जी कि भाई आप हैप्लेस कल्टिवेटर्स को, अब देखो ये सब लिटरेरी टर्म हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो कि थोड़ा राइटिंग रीडिंग ये सब में है तो हैप्लेस कल्टिवेटर्स, अब इससे क्या होगा कि वो थोड़ा सा बोलेगा वाह बहुत बढ़िया, अगर उसको पता होगा तो, ठीक है। वाई इंडिगो कल्टिवेशन इन चंपारण, अब देखो यहाँ पे एक तो इसने 2 ही पार्ट बोला कि इवैल्यूएट करो और इसका इम्पैक्ट बताओ। अब 38 नंबर में 5 पेज हमको लिखना है, और इससे जो है जो 2 ही मेरे को बॉडी पार्ट्स आ रहे हैं, इवैल्यूएट और इम्पैक्ट, तो हमको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा बॉडी पार्ट। तो हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट, ये मूवमेंट के बारे में पूछ रहा है तो मूवमेंट के तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। हमको अगर किसी मूवमेंट को इवैल्यूएशन के लिए बोला जाए तो उस मूवमेंट के तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उसमें से हम अलग अलग जो है एस्पेक्ट चुन के और पेज भरेंगे। तो इसमें हमने क्या चुना, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बोला कि पहले चंपारण में इंडिगो कल्टीवेशन क्यों होना शुरू हुआ, क्योंकि ये मेरे को पता था। पहले हम बता रहे हैं कि इंडिगो कल्टीवेशन क्यों शुरू हुआ वहाँ पे, क्योंकि ये भी मूवमेंट का एक एस्पेक्ट है कि भाई थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता रहे हैं, और ये हमने प्रिपेयर किया था इसीलिए हम उसको ऐड भी किए। ऐसा नहीं कि मतलब अरे ये बेटर लगेगा ये एस्पेक्ट को जोड़ना, ऐसा नहीं, ये एस्पेक्ट पे हमने प्रिपेयर किया था इसलिए हमने ये जोड़ा कि भाई बंगाल से यहाँ पे चंपारण की तरफ भागे थे। जब इंडिगो रिवोल्ट 1860 में बंगाल में हुआ तो वहाँ से प्लांटर्स लोग भाग के चंपारण में आ गए थे, ठीक है। उसके बाद में ये सब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में जर्मनी जो है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कहानी लिखी हमने। अब जो है रीजन हमने फिर दिया, आपने बोला है कि इवैल्यूएट करो, इवैल्यूएट करो इस मूवमेंट को, तो रीजन्स भी हैं उसके इवैल्यूएशन में कि रीजन्स क्यों ऐसा जो है ये मूवमेंट आया, तो वो सारी चीज़ें जो हमने देखा था पहले वही चीज़ है, ठीक है। कभी कभी आपको इस तरीके से मतलब एक
चेन सीक्वेंस वाला डायग्राम भी अच्छा रहता है कि इंडिगो कल्टीवेशन जब हो रहा है तो सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो जा रही है, तो फूड क्रॉप्स ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, तो फूड इन्फ्लेशन हो जा रहा है, राइट, सेंस बना रहा है। उसके बाद में कोर्स क्या है मूवमेंट का, तो पहले गांधी जी चंपारण में आते हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है कि आप चंपारण को छोड़ दीजिए। अब इवैल्यूएट करने के लिए बोल रहा है तो हम यहाँ पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री भी कर दिया। हम बोले पेज भरना है, हम क्या करें, हम तो भाई कोर्स बता दिए कि पहले गांधी जी आते हैं, क्योंकि वो हम लोग को थोड़ा सा पता रहता है जब हम लोग प्रीलिम्स के लिए सब के लिए पढ़ते हैं तो उसको यूज़ करके कि पहले गांधी जी चंपारण में आते हैं, फिर उनको बोला जाता है कि चंपारण छोड़ दो और कुछ सिक्योरिटी भी दो, बट वो सिक्योरिटी नहीं देते हैं और चंपारण को भी नहीं छोड़ते हैं, तो पहला सिविल डिसोबीडियंस यहीं पे हो जाता है। फिर उसके बाद में कल्टीवेटर से मिलते हैं, उनके जो है ग्रीवांसेज, उनके जो है दुख दर्द पीड़ा कष्ट को समझते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक डॉजियर भी बनाते हैं डॉक्यूमेंट अपना, ठीक है। उसके बाद में जो है गवर्नमेंट जो है वो बकल कर जाती है इस पॉपुलर प्रेशर के चक्कर में। बकल का मतलब कि वो झुक जाती है, ठीक है। अभी भी कुछ झुकाने की कोशिश की जा रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद में इंक्वायरी कमेटी एक बैठती है, गांधी जी उसमें मेंबर होते हैं, और वो क्या होता है कि अपना इंक्वायरी कमेटी का जो भी होता है तो रिजल्ट क्या होता है अब मूवमेंट का कि 3 कठिया सिस्टम एबॉलिश। फिर वही जो बात मैंने उधर शॉर्ट आंसर में किया था वही यहाँ पे। उसके बाद में इम्पैक्ट, ये तो मूवमेंट के बारे में इवैल्यूएशन हम बता दिए ऊपर तक, ये सारा इवैल्यूएशन का ही पार्ट था, ठीक है। अब इम्पैक्ट जो है वो क्या, अब देखो इसमें होना क्या चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है कि चूँकि ये क्वेश्चन इवैल्यूएशन और इम्पैक्ट की बात है तो हमको एक बड़ा सा बनाना चाहिए था कि इवैल्यूएशन ऑफ द मूवमेंट, ठीक है, ऐसा एक बड़ा बनाते और फिर उसके बाद में सब पॉइंट्स वाई इंडिगो कल्टीवेशन, फिर दूसरा, ताकि एग्जामिनर को ये लगता है कि भाई इवैल्यूएशन भी कवर हो गया है। बेसिकली एग्जामिनर को खोजना नहीं पड़े कि भाई जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो तुम कहाँ लिखे हो, इसीलिए जो क्वेश्चन में कीवर्ड्स होते हैं वो आपको हेडिंग में, सब हेडिंग में वो कीवर्ड्स आप यूज़ कर लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो इम्पैक्ट, अब जैसे देखो यहाँ पे इम्पैक्ट हमने लिखा है तो अब उसको एग्जामिनर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पेजेंट्स वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इंडक्टेड इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ नेशनल मूवमेंट। पहली बार किसानों को जो हमारी नेशनल मूवमेंट है उसके मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में इंक्लूड किया गया। इसके बाद में वो बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट, गांधी जी बहुत ही लीडर ऑफ द मासेज, लोगों के नेता बने वो, है ना। इसी टाइम में उनको महात्मा का ये टाइटल मिला। तो ये सब हम इम्पैक्ट बता रहे हैं कि इस मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या हुआ, चंपारण मूवमेंट का। उसके बाद में गांधीयन फेज का जो है ये स्टार्ट एक तरीके से होता है ना। उसके बाद में चंपारण सत्याग्रह अप्रूव्ड द गांधीयन मेथड्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सत्य और अहिंसा का जो गांधी जी का जो अपना वेपन था, जो हथियार था, उसको चंपारण मूवमेंट ने वैलिडेट किया, अप्रूव किया, बोला कि बहुत बढ़िया वेपन है, इससे जो है आप लड़ाई लड़ सकते हो आगे में भी। और उसके बाद में चंपारण सत्याग्रह से बहुत ही आपके अलग अलग नेता भी उभरे, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, नरहरि पारिक एटसेट्रा। जयप्रकाश नारायण इस समय नहीं थे, जयप्रकाश नारायण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आते हैं। तो ये सब नए नेता उभरे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं आगे में जाके, और इसको नेशनल मूवमेंट, मास मूवमेंट बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है चंपारण सत्याग्रह। लास्ट में जो है चंपारण इंडिगो मूवमेंट इंस्पायर्ड द लेटर स्ट्रगल्स ऑफ गांधीयन एरा एंड स्प्रेड अप द डिजायर एंड फ्लेम इन द पीपल टू स्नैच फ्रीडम अंडर द गाइडेंस ऑफ गांधी जी। तो इस तरीके से थोड़ा सा बोल बच्चन भी आपको लिटरेरी टाइप का करना पड़ेगा, ठीक है। कविता कहानी ऐसे इतना आप जो है SMS मैसेज करके गाली भी कहता हूँ मैं कि आप तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, तो ये सब जो आप करते हो तो यहाँ पे कंक्लूजन में यही सब चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में अब इंडियन नेशनल मूवमेंट का मॉडरेट फेज, अब ये जो है ना आपको समझाना पड़ेगा मॉडरेट फेज की बात में। अब ये क्या बोला, क्रिटिकली एग्जामिन मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब क्रिटिकली एग्जामिन बस बोल के ये निकल गया, जनरली ये सब 10 या 15 नंबर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 38 नंबर के लिए आपको लिखना है, 5 गो पेज भरना है, तो आपको अब अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मॉडरेट फेज के बारे में पूछ रहा है, तो मॉडरेट फेज के बारे में अलग अलग चीज़ें हमको निकालना पड़ेगा अब। तो पहले तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा है ना, क्योंकि 38 नंबर का है। मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट इमर्ज्ड आफ्टर द सेटअप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। ये 1905 तक चला और इसके लीडर्स गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये सब हुए। उसके बाद में मॉडरेट का अप्रोच क्या है, अब वो बोल रहा है कि क्रिटिकली एग्जामिन मॉडरेट फेज को, तो उसमें अब हम पहला क्या निकाले कि अप्रोच इनका क्या था। ये हम अब अपने से बना रहे हैं बॉडी पार्ट्स, क्योंकि ये बोला ही नहीं है क्वेश्चन,
बस एगो क्रिटिकली एग्जामिन बोल के निकल गया है। तो हम अप्रोच ऑफ द मॉडरेट्स बता रहे हैं कि भाई ब्रिटिश रूल का ये समझते थे कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, ठीक है, और वेस्टर्न स्कॉलर से ये इंस्पायर्ड थे, मिल से, एडमंड बर्क से, वोल्टेयर से। उसके बाद में प्रेयर पेटिशन प्रोटेस्ट इनका मेथड था। उसके बाद में लॉयर्स एंड इंटेलिजेंसिया ही जनरली इसके मेंबर्स थे मॉडरेट्स में, ठीक है। तो ये जो है हमने अप्रोच बता दिया। अब डिमांड्स इनका क्या था, तो डिमांड्स काउंसिल रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज के लिए एज इंक्रीज करो, सॉल्ट टैक्स खत्म करो, ये सारी चीज़ें डिमांड हमने बता दिया, ठीक है। अब अचीवमेंट बता रहे हैं, तो देखो क्रिटिकली एग्जामिन ये बोल रहा है ना, तो थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल भी दिखाएंगे कि भाई इनकी क्या ड्रॉबैक्स रहे, लेकिन पहले उसके तो अचीवमेंट आपको बताना पड़ेगा। अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स क्या हुए, इट वाज ड्यू टू मॉडरेट्स डिमांड दैट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 वाज इनैक्टेड, ठीक है। एक्सप्लॉयटेटिव नेचर इसका रिवील होता है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी मॉडरेट, जो दादा भाई नौरोजी वो भी मॉडरेट ही थे, और बाकी जो डी वाचा, दिनसो वाचा ये लोग थे, ये लोग भी बहुत ही मतलब इसमें वर्क किए, और एक्सप्लॉयटेटिव नेचर जो है ब्रिटिश रूल का उन लोगों ने दिखाया। दादा भाई नौरोजी का पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये किताब का भी नाम मेंशन कर दो आप, सो दैट कि उसको लगे कि हाँ भाई पढ़ा लिखा आदमी है। उसके बाद में ये मासेज को एजुकेट भी किए जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी का बंगाली। अब ये एग्जाम्पल जब आप देते हो तो ये जो आपका पॉइंट है ये सब्सटेंशिएट हो गया कि नहीं, कि नहीं तो ऐसे बोलेगा कि भाई कौन सा न्यूज़पेपर जर्नल की बात कर रहे हो, ठीक है, एग्जामिनर ऐसा सोच सकता है। तो जब आपने बोला कि बंगाली टाइप का न्यूज़पेपर, हाँ ओके, हाँ ठीक है, सही बात बोल रहा है। फियरी स्पीचेस देते थे, बहुत बड़का बड़का भाषणबाज लोग थे इसमें मॉडरेट्स में, जैसे फिरोज शाह मेहता, गोखले, ये सब बहुत ही भाषणबाजी करते थे, ठीक है। वो आज तक ख़त्म नहीं हुई हमारे देश से, हमारे देश की धरोहर बन गई है, ठीक है। द कलेक्टिव हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री इज भाषणबाजी। जितना बड़ा फेंकना है फेंक दो, मतलब यहाँ पे जो है ना एक नीरज चोपड़ा ही फेंकता है, उसके बाद में यहाँ पे लोग ही फेंकते हैं भाषणबाजी में, ठीक है। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी इन लोगों ने दिया नेशनल मूवमेंट को, ये सारी बातें जो है हम लोग लिखते हैं। लेकिन ड्रॉबैक्स भी आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिटिकली एग्जामिन बोला है, तो क्रिटिकली एग्जामिन में थोड़ा सा ड्रॉबैक्स भी आपको मेंशन करना चाहिए कि भाई ज़्यादा जो है कंसेशन नहीं दिए, कंसेशन नहीं इनको मिला अंग्रेज़ों से। इट वाज लाइक जो काउंसिल एक्ट आता है 1892 का, जो इनके रिक्वेस्ट पे, इनके प्रोटेस्ट पे आता है, इट वाज मोर नॉइज एंड लेस सब्सटेंस। ये सब चीज़ें आपको यूज करनी पड़ेगी। उसके बाद में जो है इनको मासेज में फेथ नहीं था। उसके बाद में इन्होंने नेशनल मूवमेंट को 3 डे एनुअल अफेयर बना दिया, ठीक है। लाला लाजपत राय बोले कि फ्रीडम कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड थ्रू ऑर्गेनाइजिंग पंडाल्स। जो कांग्रेस का सेशन होता था वो क्या होता था, दिसंबर महीने में लास्ट में होता था, एक बार होता था बस। उसी पे ये लोग डिसाइड करते थे कि क्या करना है आगे एक साल में, और उसके बाद में फिर अगले साल होता था। तो बोले कि पंडाल जो है एनुअली हम लोग दिसंबर महीने में लगाते हैं सेशन के लिए कांग्रेस के, उससे काम नहीं चलेगा। हम लोग को डेली जो है ना इस पर काम करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे, कि कुछ आज करना कुछ कल करना, इस तरीके से। बेनेवलेंस में बिलीव करते थे अंग्रेजों के, जबकि ये इनको साबित करेगा बाद में कि ये गलत बिलीव करते थे, बहुत ही क्रूर लोग थे अंग्रेज, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बोला इन कंक्लूजन हाउ एवर लिमिटेड अचीवमेंट्स। और लास्ट में देखो ये, एज गोखले सेड वी विल फेल। गोखले एक मॉडरेट लीडर हैं, उन्होंने बोला कि वी विल फेल मल्टीपल टाइम्स सो दैट द फ्यूचर जनरेशन विल सक्सीड। और एक्चुअली इससे क्या होता है कि मॉडरेट्स लोग खुद को पता है कि उनके लिमिटेड अपने कुछ ये तौर तरीके हैं, वो इस टाइम में वर्क कर रहे हैं जिस टाइम में उनके पास ज़्यादा जो है पावर नहीं है, ज़्यादा जो है उनके पास में रीच नहीं है। लेकिन वो जानते हैं कि आगे की जनरेशन जो है वो हमारे जो कर्तव्य है, हमारे जो हार्डवर्क है, उसका बेनिफिट आगे के जनरेशन को मिलेगा और उनको सक्सेस मिलेगी। तो बहुत अच्छी ये जो है ना ये हो गया। उसके बाद में अब जैसे देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप पे, अब हमें जो है ना बस एक बार न्यूज़ में कहीं पढ़े थे कि हाँ जेंडर स्टीरियोटाइप पे एक बुकलेट टाइप का सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है कि भाई अगर आप न्यूज़ में अगर वीमेन के बारे में कुछ लिख रहे हो तो आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हो कि कोई, जैसे मान लो कि कोई प्रोस्टिट्यूट है, इस तरीके से आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। चाहे और भी बहुत सारी चीज़ें थे जिससे कि आप बेसिकली उनके डिग्निटी को हर्ट कर रहे हो, उस तरीके की चीज़ें, उस तरीके का वर्डिंग जो स्टीरियोटाइप में हमारे घुस गया है कल्चर के, उस वर्ड्स को आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ऐसा बुकलेट निकाला था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। अब ये मुझे एग्जैक्ट वर्ड सब नहीं पता था कि कौन सा उसमें वर्ड है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है नहीं यूज़ कर सकते, क्या नहीं कर सकते हैं, बट मुझे इतना बस पता था और उससे जो है मैंने यहाँ पे कहानी लिखी है। अब आप ही बताना कि ये कहानी से हमको 2-3 नंबर तो दिया ही होगा। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट केम अप विथ अ बुकलेट
highlighting the gender stereotypes and the correct way regarding those stereotypes। हमें पता नहीं, हमें वेग है लेकिन हम लिखेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप्स। अब मैं समझा रहा हूँ कि क्या होता है। अब हम क्या करें, हमको नहीं पता तो हम जेंडर स्टीरियोटाइप अब समझाएंगे कि भाई वीमेन को आप सेकंड सेक्स मानते हो, रिजिड ओपिनियंस आप जो है सोसाइटी के द्वारा जो है समाज के द्वारा इनके बारे में रिजिड ओपिनियंस होता है कि भाई ये जो है घर के काम के लिए ही हैं, ठीक है, ये सॉफ्ट ये है, मतलब ये लोग ज़्यादा जो है उस तरीके का काम नहीं कर सकते हो जो ज़्यादा एक्सक्रूसिएटिंग हो, बहुत ही ज़्यादा जो है ना मतलब फिजिकली चैलेंजिंग हो। कॉमन सेंस का पार्ट बन गया है जेंडर स्टीरियोटाइप और इसको डिफ़िकल्ट होता है चेंज करना। तो ये सारी चीज़ें हमने बोला। फिर वाई जेंडर स्टीरियोटाइप कंसर्निंग, ये कंसर्न का मैटर क्यों है, क्योंकि ये वीमेन को विक्टिमाइज करता है। जैसे अबला नारी का एक कॉन्सेप्ट है कि वो तो अबला है, ठीक है। उसके बाद में पैट्रियार्कल प्रैक्टिसेस को परपेचुएट करता है, वीमेन के हेल्थ पे एक ये बहुत ही ऊपर इम्पैक्ट करता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो औरतें हैं वो पब्लिक लाइफ में एंटर करने में उनको बहुत सारा इनहिबिशंस ऑब्स्टेकल्स होती है, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट भी बना दिया कि जेंडर स्टीरियोटाइप से वीमेन का विक्टिमाइजेशन होता है, इससे इनका एम्पावरमेंट नहीं हो पाता है, जिससे कि पैट्रियार्कल नॉर्म्स और भी ज़्यादा परपेचुएट होते हैं। पहले तो आप ऐसा कंडीशन क्रिएट कर दिया जिससे कि उनका एम्पावरमेंट नहीं हो सकता है, और फिर उससे आपके अपने जो नोशंस है वो एकदम वैलिड आपको लगता है कि हाँ हाँ यार ये तो इन लोग से ज़्यादा हो नहीं पाता है, राइट। और जिससे कि जेंडर स्टीरियोटाइप बढ़ते हैं। तो आप देखो कि जो मुझे नहीं पता था उसमें भी मैंने इतना सारा चीज़ करते हैं, उसमें मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट मैं डालता हूँ। जो मुझे जहाँ पे नहीं पता है ना उसमें मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डालता हूँ कि भाई इसमें तो 3 नंबर दे ही दो, 4 नंबर दे ही दो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मैं कंफ्यूज हो गया, ये जो है ये CRPC को रिप्लेस करके आया था। हमने यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट लिख दिया। अब पता नहीं कितना नंबर मिला है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चन को। हमें लग रहा था, हमें मतलब कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो रहा था, मैंने नहीं यार उसी समय जस्ट आया था ये, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने उसमें बोल वचन किया अपना, ठीक है, कि सुरक्षा जो है ये वो DNA फिंगरप्रिंट ये सब होगा, जो भी है ये सब आपको बोल वचन कर करके देखो। इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, बट फिर भी मैं लिखा हूँ प्रेजेंट इश्यूज़ क्या है, उस हिसाब से एविडेंस टैम्परिंग और ये सब जो है ना, हम इंडियन एविडेंस एक्ट के रिप्लेसमेंट का ही मान के हमने लिखा। हमको नहीं लगता उसमें ज़्यादा नंबर दिया होगा इन्होंने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिसीजन मेकिंग में क्या रोल है, तो उसके लिए देखिए जैसे अब यहाँ पे हम रट गए थे ये वाला फिगर, ठीक है, कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा डोमेन है, उसके अंदर में मशीन लर्निंग होता है, उसके अंदर में जो है ANN होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उसके अंदर में डीप लर्निंग होती है। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा एग्जामिनर को लगा कि अच्छा इसको ये भी पता है मशीन लर्निंग है ये सब। अब हमने यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा सा डिफाइन किया, रेफर्स टू द फिनोमिनन ऑफ मशीन्स अटेनिंग इंटेलिजेंस कंपेरेबल टू ह्यूमंस, ठीक है। AI इन लेजिस्लेटिव डिसीजन मेकिंग, ये सब हेल्प्स एनालाइज एनी पॉलिसी मल्टीपल विद फ्रॉम मल्टीपल एंगल, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी। कंसर्न्स, अब थोड़ा सा यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिटेरियोरेट हो रहा है हमारा, है ना, कि ये जो है ना कंसर्न्स इस तरीके से, ये सब थोड़ा सा एस्थेटिक्स भी थोड़ा मैटर करता है, जो मुझे लगता है कि इस पर इम्प्रूव किया जा सकता था, है ना। कंसर्न ये सब जो है ना, कि कंसर्न क्या है कि भाई फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी जनरेट करता है, डेटा सिक्योरिटी का एक कंसर्न है, ठीक है। और उसके बाद में हमारे जो लेजिस्लेटर हैं, जो हमारे सांसद लोग हैं, उनको खुद घंटा नहीं आता है कि कैसे क्या इसको AI का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ना थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है कि एस्थेटिक्स भी आपको पहले ही से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। कि अगर मान लो 5 पॉइंट लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखेंगे, या फिर 1 2 3 4 5 ऐसे लिखेंगे, या फिर जैसे 5 पॉइंट तो 1 2, बहुत सारे लोग पहले ही से डिसाइड करके जाते हैं कि किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। कोई जो है पेंटागन बना के 1 2 3 4 5 ऐसे लिखता है। तो आपको ये सब पहले ही से लॉजिस्टिक्स बना के जाना पड़ेगा कि हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सब अगर पहले से बना के जाओगे तो आपका टाइम जो है कम वेस्ट होगा। उसके बाद में ये देखो ग्लोबल वेज रिपोर्ट की बात, अब नहीं आता मुझे कि क्या था। तो ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23 मेजर्स द वेजेज ऑफ द पर्सनस इन द वर्कफोर्स। हमें घंटा नहीं पता, लेकिन फिर भी हम कुछ तुक्का मारेंगे। अकॉर्डिंग टू इट कुछ वेग लिखो आप, कि एवरेज वेज जो है इंडिया में 1 ऑफ द लोएस्ट है, आपको भी पता है, सबको पता है, तो लिखो जो जो जनरल एकदम चीज़ें जो सही हैं। वेजेज आर द हाईएस्ट इन स्टेम सेक्टर, जो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला सेक्टर, उसमें बहुत ज़्यादा जो है तनख्वाह मिलती है, ये भी सही बात है। देयर इज़ वेज गैप
है ना, ये तो पता ही है वेज गैप है ना, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ये तो हम लोग डेटा इकोनॉमिक्स के लिए भी रटते हैं कि 28% वेज गैप इंडिया में है। मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट ये एमएनसीज लेके जाते हैं। हमको कुछ नहीं पता था, लिख दिया, एक नंबर तो दिया होगा, अरे आधा नंबर ही दिया होगा, ये भी मैटर करता है। ठीक है, तो बोल बचन ऐसे करना है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, तो ये थोड़ा सा आइडिया था कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हम लोग लेके आए कि हम ट्रेड को प्रमोट करें। ट्रेड का मतलब होता है नेशन टू नेशन। ट्रेड जो है वो हम लोग विद इन अ कंट्री के लिए यूज नहीं करते हैं ट्रेड वर्ड। ट्रेड का मतलब हमेशा होता है फॉरेन ट्रेड वाला। तो यहाँ पे अगर देखोगे कि इंडिया का बहुत ही कम है, अगर बाकी देशों से हम अगर ट्रेड देखें तो 1.5 to 2% ही है। अगर टोटल ग्लोबल ट्रेड अगर 100 यूनिट का हो रहा है, उसमें इंडिया का जो है शेयर बस 2 यूनिट है, 1.5 से 2 यूनिट, बहुत कम है। अब देखो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे लिखना चाहिए था हमें एक चीज़ जो है, यहाँ पे लिखना चाहिए कि जो ये इसमें हमें लिखना चाहिए कि पॉजिटिव्स ऑफ फॉरेन ट्रेड यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि ये फ्लो चार्ट क्या चीज़ का है ना। ये चीज़ हमें लिखना चाहिए यहाँ पे कि फॉरेन ट्रेड अगर बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग होगी, जिससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम होगा, जिससे कि हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जिससे हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, जिससे हमारा इंडस्ट्रीज बढ़ेगा, फॉरेन ट्रेड फिर होगा। मतलब आप जैसे ही जो है कनेक्ट करके एगो यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दो, मेरे को लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा दे देता है इससे आपको। प्रोविजंस क्या है कि शेयर को बढ़ाइए। अब हम सोचे थे कि $60 बिलियन, लेकिन हम फिर कन्फ्यूज हो गए, तो इसलिए हमने काट दिया कि भाई गलत डेटा नहीं देना है। एमएसएमईज का रोल बढ़ाओ, ठीक है। एग्जिम बैंक्स को जो है इफ़िशिएंट करो, जो भी फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड जो भी ये हैं उनको आप लिख दो, ठीक है। नहीं हमको कि एग्जैक्ट नहीं पता था। रेशनलाइजेशन ऑफ कस्टम्स, कस्टम ड्यूटी जो है हमारा उसको रेशनलाइज कीजिए सो दैट कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को फाइट किया जा सके। अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ये सब अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप अपना बिल्ड कर लो। तो ये सब जो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप लिख दो, ठीक है। उसके बाद में स्कीम्स भी बहुत सारे आए कि रिड्यूस करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है, रिवर्स फ्लिपिंग ऑफ स्टार्टअप्स, ये सारी चीज़ें जो है हमने लिखा। अब उसके बाद में अब देखिए कि G20, अब G20 पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैं प्रिपेयर करके गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि G20 तो आएगा ही। तो यहाँ पे देखो सुहासिनी हैदर के कोट से मैं स्टार्ट किया कि द इंडियन पॉलिसी मंत्राज ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, मल्टीपोलैरिटी एंड मिडिल पाथ वोन द डे एट भारत मंडपम। कोई भी पढ़ेगा तो उसको मज़ा आ जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स है दोस्तों, अब उस समय में G20 होस्ट हुआ था, इंडिया वॉज द होस्ट कंट्री, तो पक्का था कि आएगा ही। चाहे चंद्रयान के बारे में आप देख लो, चंद्रयान पे भी क्वेश्चन आया था, है ना। तो इसीलिए जो है ये सब प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स होते हैं जिस पे आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब इस पे मैं इतना अच्छे से लिखा था कि मुझे पता है कि बाकियों के कंपेरिजन में 2-3 नंबर मुझे एक्स्ट्रा दिया होगा। तो प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। अब इसमें मैंने सारा डेटा जो हमको याद किए थे लिख दिए कि G20 का 18th समिट इंडिया में हुआ, ठीक है। इससे जो है न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन आया, NDLD, इनफॉर्मल फोरम है G20, 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। ये कब आता है, 1999 का एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में, और जो है ना बाद में इसको समिट लेवल ग्रुपिंग ये हो जाता है 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ G20 क्या रिप्रेजेंट करता है, 85% GDP, 75% ट्रेड और 67% पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद में थीम क्या था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वसुधैव कुटुंबकम, है ना। उसके बाद में इंडिया का कमिटमेंट क्या है। अब इसके लिए बहुत सारा डेटा था हमारे पास, NDLD हो गया, अफ्रीकन यूनियन का जो है इसमें इंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद में G20 ये अमिताभ कांत जो उस समय G20 शेरपा थे, उन्होंने बोला था कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वॉर पाथ G20 शुड फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ पाथ। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है दोस्तों कि द वर्ल्ड इज अ फैमिली, राइट। तो मतलब इंक्लूसिव जो भी चीज़ें यहाँ पे ली गई, तो कंसेंसुअल डिक्लेरेशन, सारे कंट्रीज, अमेरिका, रशिया, ये सब कंसेंसस के साथ में ये डिक्लेरेशन आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इंक्लूसिव एक डिक्लेरेशन लेके आए, ठीक है। उसके बाद में अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड किया, तो वो इंक्लूसिव चीज़ हुआ। हम लोग एक वर्ल्ड को फैमिली की तरह यूज कर यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, फिर यहाँ पे जो थीम था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, उसको अलग अलग मैंने तोड़ के लिखा। वन अर्थ कैसे, चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स, गांधीनगर रोड मैप, ये सब रट के गया था, ये सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मिशन लाइफ उस समय में ये आया था, ब्लू इकोनॉमी, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये सबसे क्या होता है, वन अर्थ मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि इन्वायरमेंटली आपको जो है बेटर वे में आपको इन्वायरमेंट को यूज़ करना है,
उसके बाद में वन फैमिली, मतलब अलग अलग जो लोग हैं उनके बीच में इनइक्वालिटी ये सब कम हो, तो जेंडर इनइक्वालिटी कम करना है। जयपुर कॉल फॉर एक्शन। अब देखो ये सब कीवर्ड्स मैंने यूज किया। ड्रिवन, लोडेड आंसर्स लिखो। एमएसएमईज को ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेट करने के लिए हाईलाइटेड। डी फॉर डी, डेटा फॉर डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात है ना। उसके बाद में डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स फॉर फूड सिक्योरिटी। टाप, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम, ये सब मतलब पूरा एकदम डेटा डेटा डेटा, ठीक है। जहाँ पे आपको पता है कि आने वाला है पूरा डेटा रटो। इम्फेसाइज न्यू फॉर्मुलेशन फॉर जीडीपी, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट इन्होंने दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करना है। उसका कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, अफ्रीकन यूनियन, इंडिया का सॉफ्ट पावर बढ़ता है, ये सारी चीज़ें। चैलेंजेस क्या है, G0 वर्ल्ड अभी हो रहा है, लीडरलेस वर्ल्ड हो रहा है, कोई भी एक कंट्री का लीडरशिप नहीं है, पहले अमेरिका का जो था। लास्ट में मैंने क्या लिखा था, G20 समिट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू मेकिंग इंडिया वर्ल्ड रेडी। India is now ready for the world and the world India ready and the world is also ready for India। तो ये एस जयशंकर का था, मस्त अपना लिखो और इसके बाद में मज़े करो। उसके बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड पे था। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हम ऐसे भी पढ़ाए हुए हैं बहुत ही, आर्टिकल 44 यूसीसी क्या रेफ़र करता है, ये सारी चीज़ें, इसके पॉजिटिव नेगेटिव ये सब आप जो है ऐसे टेबल बना के लिख सकते हो, है ना। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, लॉ कमीशन का कुछ जो है हमने डेटा डाल दिया, ये सब चीज़ें, है ना। तो इस तरीके से आपको लिखना है आंसर्स को। अब मेरे पास ज़्यादा उसमें नहीं था तो 3 पेज में ही उसको मैंने ख़त्म किया। डीआई की जहाँ तक बात है, डीआई आपको सबसे पहले करता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बाद में भी करते हैं, उनका भी आता है, बट मैं ये प्रीफर करता हूँ कि पहले ही करना चाहिए, क्योंकि दिमाग आपका क्लियर रहता है और मिस्टेक्स होने के चांसेस कम होते हैं। और बढ़िया से एकदम जमा के डीआई को कीजिए, एकदम घेर के कि हाँ भाई ये है आंसर, देख लो, है ना। इस तरीके से ये है आंसर, इसे घेर दो बढ़िया से, ठीक है। तो इस तरीके से आप डीआई को बनाएंगे और ये करेंगे तो आपके नंबर आएंगे। आई होप कि ये सेशन से आपको कुछ थोड़ा सा हेल्प मिला होगा कि किस तरीके से आंसर लिखना है। एंड और भी अगर कुछ अब लेके आना चाहते हो कि लेके आऊँ, तो आप कमेंट में बता देना। थैंक यू।